Part 2. Okay, so before coming to the GTO part, I would like to ask one more question to Mr. Deepak. तो दीपक ना जब आप लाइक इतनी बार जा रहे थे बाहर हो रहे थे आ रहे थे लगातार 9 बार आप यू गॉट 7 टाइम स्क्रीन आउट एंड 2 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट। तो फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रोल रहा मतलब किस तरह से वो सपोर्ट करते थे उनका भी तो सपोर्ट रहा होगा यार बस इतनी बार बंदा जा रहा है। बिल्कुल भाई। फैमिली और फ्रेंड्स का रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट था पूरी जर्नी में ही, मैं अगर बोलूँ तो। हम्म। क्योंकि देख क्या था कि मैं पहले दिन के टिकट कटा रहा हूँ यहाँ से, और मुझे पता है कि मैं तो होप करके जा रहा हूँ ना कि 5 दिन रहूंगा। तो मैं सोच के जाता था कि चलो अब 5 दिन रहना है तो 5वें दिन ही आऊंगा आराम से, या हम्म। फिर अगर आर्मी के साथ भी जा रहा हूँ तो आराम से 15 दिन बाद आऊंगा, ऐसे सोच के हम्म। आता था। लेकिन जब जब मैं स्क्रीन आउट हुआ ना तो मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया यार। मतलब मेरी मम्मी ने ना, मेरे को ऐसा था कि मैं बैठता भी था ना तो मम्मी कहती थी अरे ठीक है अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये है कि यार जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं थोड़ा बहुत पेरेंटल प्रेशर आता है। ठीक है, पेरेंट्स का प्रेशर आता है थोड़ा सा कि, और खुद को भी ऐसा लगता है कि यार चेंज कर सकते हैं ये नहीं। बट वही है कि यहाँ पर पेरेंट सपोर्ट काफी ज्यादा हो जाता है। और मेरे साथ ये था कि यार मेरे मम्मी पापा काफी सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है करो। और दूसरा, दोस्त बढ़िया थे, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन आउट भी होता था ना तो मेरे दोस्त जो है वो समझ जाते थे कि अच्छा स्क्रीन आउट हो गया है। और स्क्रीन आउट होने के जैसे ही मैं पहुंचता था उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद वो लोग घर पे आ जाते थे। और फिर वो हम्म। मेरे को ले आते थे फैक्ट्री की तरफ, और फिर हम लोग खा पी रहे हैं, और मतलब दे यूज टू ट्राई कि भाई मेरा जो दुख है ना वो भूल जाऊं मैं, ऐसे इतना वो करते थे। जैसे मेरे एक दोस्त है अजय, जो मैं अजय भैया कहता हूँ उन्हें। तो भाई अब हमारा सीन क्या था ना कि जब मैं जा रहा होता था तो मैं उनको लिख देता था कि भाई आज एसएसबी को जा रहा हूँ मैं। और जब मैं आ रहा होता था तो भी मैं लिख देता था कि भाई नहीं हुआ या हो गया एंड सो हम्म। ऑन ऐसे। तो अब जब अगर स्क्रीन आउट हो गया तो मतलब समझ जाते थे। हाँ। मतलब उनका भाई ये डिफेंस विफेंस से कोई लेना देना नहीं है, एसएसबी से कोई लेना देना नहीं है। बट उनको एसएसबी का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रट गया है। मतलब हम किसी एनजीओ के इवेंट में भी जाते हैं ना तो फिर वो हाँ। ऐसे कह देते थे कि भाई आज से एक स्टोरी बन गई है। ठीक है। और दूसरा, तो इस तरीके से दोस्तों का काफी बड़ा रोल रहा। हम्म। जैसे आते टाइम क्या होता है अपना, जब स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो टिकट्स नहीं मिलती भाई, या फिर बुक करने का वो नहीं होता। तो मैं अपने दोस्तों को बोल देता था, जैसे प्रिंस को या भान को बोल देता था कि भाई देखना जरा। तो ये कहीं ना कुछ जुगाड़ कर करके ना मेरे को वापस ले आते थे कि भाई ठीक है एग्जैक्टली। इसको जल्दी से जल्दी वापस लाए तो होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। और और तो ये सच्ची बताओ यार कि रिकमेंड होने के बाद ना मेरे से ज्यादा खुश है लौंडे। मतलब ये जो अपने दोस्त है ना ये सारे मेरे से ज्यादा खुश है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिकमेंडेशन मेरी खुशी तो है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका रिकमेंडेशन आया है, ऐसा है। तो चलो। फैमिली और फ्रेंड्स काफी सपोर्टिव हो जाते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई है वो, उसका रोल भी काफी ज्यादा है यार। वो मतलब ऐसा था कि कहीं कहीं ना एक मेरी मम्मी और पापा को समझाने में जो रोल है वो उसका है। कि वो कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा को समझा रहा था कि अरे ठीक है स्क्रीन आउट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले में हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे भाई का रोल भी काफी बढ़िया था। ओके। और ओके, और कोचिंग में जब थे आप कोचिंग में जैसे जब आप जा रहे हो इतने टूर्स के लिए तो फिर बच्चों की पढ़ाई आप कैसे इसको मैनेज करते थे फिर? हाँ, कोचिंग वाला एंगल यार वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था लाइफ का। क्योंकि मैंने ना 2018 में पढ़ाना शुरू कर दिया था, और हम्म। 2019 से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था 11 ट्वेल्थ को। अब 11 ट्वेल्थ क्लास थी मेरे पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ही। तो अब हम लोग क्या डिसाइड करते थे, मैं और दिनेश भैया जो है, जो कोचिंग के ऑनर जो है भाई, हम लोग क्या डिसाइड करते थे कि जब मेरी एसएसबी आती थी ना उससे पहले मैं प्लान कर लेता था कि 5 दिन के लिए टेस्ट रखने हैं। अब 5 दिन में 11th की भी 2 क्लास होती है, 12th की 3 क्लास हो जाती है, तो मैं 3 टेस्ट रेडी करके जाता था कि 12th के 3 टेस्ट लेने, 11th के 2 टेस्ट लेने हैं। ओके। अब यहाँ पर मुझे इसलिए इतना ज्यादा सपोर्टिव, और मैं जा पाया और वो बच्चे भी टिक पाए, क्योंकि अगर मैं चला जाता और 5 दिन की छुट्टी दे देता तो बच्चे यार छोड़ के चले जाते। हम्म। अब वो बच्चे भी टिक पाए और मैं जा पाया। दैट इज द ओनली रीजन कि भाई पीछे मेरे पास ये बंदे थे, दिनेश भैया थे, प्रिया और प्रिंस, ये लोग थे जो फैकल्टीज है बाकी। और जो ऑनर है वो लोग थे कि वो इतना सपोर्ट कर रहे थे कि मेरे बिहाफ पर दे आर कंडक्टिंग माई टेस्ट, और दे आर कंडक्टिंग द टेस्ट पेपर्स फॉर स्टूडेंट्स। तो एग्जैक्टली। वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसकी वजह से ही तो ये हुआ कि यार मैं वहां जा पाया, फ्री माइंड से जा पाया, ऐसा कह सकता हूँ मैं। भले ही मैं स्क्रीन आउट होके आया कुछ अटेम्प्ट में, बट ये था कि मैं जा तो रहा था कि हाँ ठीक है वो लोग टेस्ट कंडक्ट करा लेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और उनका तो भाई बहुत ऐसा लगता है कि
वो जो पूरा कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है ना, कि पढ़ाने में भी कंसिस्टेंसी है, हो रही है या हाँ नहीं हाँ। हो रही है, वो उन्हीं की वजह से थी भाई। वो मेरे बिहाफ पर टेस्ट पेपर कंडक्ट कर रहे हैं और मैं वहां जाकर के चेक कर ले रहा हूँ। तो कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, या फिर कभी भी ऐसे मुझे कंप्लेंट नहीं आई कि यार छुट्टी ज्यादा हो रही है। तो ओके ये एग्जैक्टली। काफी सपोर्टिव था, तो क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो फिर वो कोचिंग वाला फेज पूरा नहीं हो पाता कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली तो फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट रहता ही है, इट हेल्प्स अ लॉट। और सेकंड चीज, अब जीटीओ पे आते हैं। दीपक दा, जीटीओ हाँ का अगर स्टार्ट करें, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, देन पीजीटी, जीओआर, एचजीटी, लेक्चर एट, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कमांड टास्क, एफजीटी। तो अगर इन सभी टास्क के लिए आप कुछ बताना चाहिए कि जीटीओ में आपका क्या रोल रहता था, कि कैसे आप प्रिपेयर करते थे, जीडी में कैसे आप काउंटर करते थे। आपने मुझे बताया जैसे एचजीडी में जीटीओ ने आपको साइड कर दिया था कि भाई तू रहने दे, अब तू रहने दे, अब तू मत कर, बस इनको कर लेने दे। तो इस तरह का परफॉर्मेंस लाने के लिए बंदा हाँ क्या करे, ये बता दो आप, मतलब अपने एक्सपीरियंस सजेशन से जो भी आप बोलना चाहें, शेयर करना चाहें, जो भी आपने प्रॉब्लम्स इनकाउंटर की प्रिपरेशन के वक्त, और कैसे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आपने एग्जीक्यूट किया एक्चुअली फील्ड में, ये भी। हाँ यार, अगर जीटीओ का स्टार्ट करें तो जीटीओ स्टार्ट होता है जीडी से। हम्म तो जीडी में ना कुछ चीजें मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी कि यार जो बंदा बहुत ही ज्यादा बोल रहा होता है ना, उसको तुम थोड़ा सा अप्रिशिएट करके देखो कि यार वेरी नाइस पॉइंट गिवन बाय चेस नंबर 10 एंड एडिंग टू द पॉइंट। तो जैसे ही तुम बोलते हो ना वेरी नाइस पॉइंट गिवन बाय चेस नंबर 10, तो यहाँ पर तुम दिखा रहे हो यार अपना बड़ा दिल, कि भाई तुम उसे अप्रिशिएट कर रहे हो सामने वाले बंदे को। हमारे अंदर कमी नहीं है। हम्म अब हम अप्रिशिएट करके दो चीजें हैं, एक चीज कि भाई सामने वाला बंदा अप्रिशिएट करते हैं ना, तो सामने वाला बंदा हमारे उसमें आ जाता है कि यार ठीक है ये बंदा मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, सुनता मैं है। तो रिकमेंड हो गया हूँ, ऐसा उसे लगता है। ठीक है और उसे लगता है कि ये तो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएगा। तो इसकी वजह से वो हमें सुनेगा और काटेगा नहीं। और दूसरा यार, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है अपने अंदर की, कि तुम सामने वाले बंदे का अच्छा पॉइंट तो अप्रिशिएट कर ही रहे हो एक्चुअल में। हाँ। अगर पॉइंट अच्छा है तो तुम अप्रिशिएट कर रहे हो, और यही चीज हमें वहां हेल्प भी करेगी। जब हमारे सामने का बंदा कोई अच्छा बोल रहा होगा तो उसे अप्रिशिएट करने में बुरा नहीं है। हम्म तो एक चीज ये थी। दूसरा जो था, मैं जीडी में यूज करता था एग्जाम्पल्स। अगर वो जो जीडी 2 होता है ना, जीडी 1 तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे आता है, हम्म। जीडी 2 जो है फैमिली रिलेशंस और सोशल रिलेशंस के ऊपर आता है। हाँ। तो मैं ट्राई करता था कि जो सेकंड जीडी है उसमें मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स डालूं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स उठाऊं सोसाइटी से। मान लो जो है जुवेनाइल क्राइम के ऊपर आ गया, या फिर जो है मान लो जो है चाइल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर आ गया। तो हाँ। इनमें मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स उठा के डालूं, अपने आस पड़ोस से एग्जांपल उठा के खोज के डालूं। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे ही हम एग्जांपल्स आते हैं ना, वी आर एबल टू रिलेट आवरसेल्फ विद द टॉपिक दैट इज गिवन टू अस। और जो लीड हम चुन रहे होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद रही बात जीपी की, तो जीपी यार एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जीपी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर जितना लॉजिकल आंसर हम लोग देंगे, दैट विल हेल्प। क्योंकि जितना ज्यादा लॉजिकली हम लोग आंसर दे रहे होते हैं, या जितना ज्यादा लॉजिकली हम लोग प्लान बना रहे होते हैं ना, वही चीज हेल्प करती है। कोस्ट गार्ड में तो कहा था, कोस्ट गार्ड में जीपी के बाद ना जीटीओ काउंटर क्वेश्चंस करता है कि यहाँ से क्यों ले जा रहे हो, यहाँ से क्यों नहीं ले जा रहे, वहां से क्यों ले जा रहे हो, वहां से क्यों नहीं ले जा रहे, ऐसे। हम्म तो अगर काउंटर क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो यार अब तुम्हें उस हिसाब से तैयार भी तो रहना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरा वाला साइड क्यों खराब है, ये वाला साइड क्यों अच्छा है। अब एक एग्जांपल है, जैसे एक बार जीपी में क्या था कि पड़ोस में ना एनसीसी कैंप था, और एक जगह पर इंजर्ड पर्सन था। तो अब वो लोग क्या कह रहे थे कि हम लोग ना नियर बाई व्हीकल्स उठा लेंगे। और यहाँ पर मुझे जो लगता था, मुझे ये लगता था कि यार एनसीसी कैंप में ना एक ट्रक हमेशा रहता है, और एक एम्बुलेंस की गाड़ी हमेशा रहती है। हम्म। तो रदर देन टेकिंग व्हीकल फ्रॉम पासर बाय और टेकिंग व्हीकल फ्रॉम द नियर बाय पार्क व्हीकल्स, हमारे पास एक अच्छा रिसोर्स है यार एनसीसी। एनसीसी में इतने सारे लोग होंगे, एक बेसिक डॉक्टर होगा, और अगर वो डॉक्टर उसको बेसिक ट्रीटमेंट दे दिया, तो हम्म। उसके बाद उसी डॉक्टर की एम्बुलेंस में एनसीसी कैंप से ही उठा करके ले जाओ। इट इज मोर सिंपल एज इट इज। तो लोग क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं कि अरे एनसीसी में सिर्फ कुछ नहीं होता, बैंडेज भी नहीं होती है, ये नहीं होता। यार वो किसी किसी कैंप की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर एनसीसी कैंप में ऐसा नहीं होता होगा। और उसने मेरे को बोला ही नहीं था कि एनसीसी का सिर्फ एक ही बेसिक कैंप है जो स्कूल में लगा हुआ है। क्या पता वो सीएटीसी कैंप है, क्या पता वो जो है अपना टीएससी कैंप है। तो इस तरीके हम्म। से जो है थोड़ा बहुत लॉजिकल आंसर जीपी में मुझे और फिर अगर लगा। ग्रुप मान नहीं रहा है तो, और ऐसे मान लो लॉजिकल आंसर दिया आपने, ग्रुप मेरे साथ नहीं, हुआ था इस बार। अगर लॉजिकल आंसर आपने दिया और ग्रुप मान ही नहीं रहा है उस लॉजिकल आंसर पे, देन अब अगर ग्रुप नहीं मान रहा है, मान लो तो ग्रुप ने नहीं सुनी, तो यार जीटीओ तो सुनता ही है। जीटीओ सब सुनता है भाई।
हमें लगता है ना कि जीटीओ कुछ नहीं सुनता, जीटीओ को सब सुनाई सब देता है। सुनता है, वो अगर सब ग्रुप ने देखता नहीं है। माना कोई बात नहीं। वो हाँ, काला अगर का, ग्रुप ने नहीं माना कोई बात नहीं। लेकिन जब ना वो ग्रुप नरेशन की बात आती है ना, तो ऐसा बंदा पक्का खड़ा उठेगा जिसने वो ब्लंडर पॉइंट दिया होगा, जो जिसकी वजह से हमारा पॉइंट नहीं सुना गया, जो कि हाँ लॉजिकल था। तो बंदा उठ के ना बोलेगा अपना पॉइंट, और फिर जीटीओ इंटरवीन करता है कि व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी अनदर बेटर वे। हम्म। तो वहां पर जीटीओ यही कहना चाह रहा है कि जो इस बंदे ने, जो तूने आंसर दिया होगा, वो क्यों नहीं लिया, ऐसे। वो काला चश्मा तो पहने इस रहता है लेकिन तरीके की, देखता सब चीज है। हाँ, सब चीज भाई, सब चीज। अरे इस बार मेरी क्या हुआ थी पता, मैं बैठा हुआ था जीडी में, हम कर रहे थे, तो मेरी गलती से नजर चलेगी उसकी तरफ एक बार। तो इसने ना मुंह ऐसे किया हुआ था इधर को, आंखें उसकी ऐसे थी, पता है आपको? मैंने देख लिया उसे, उसने भी मेरे साथ कांटेक्ट बन गया। उसके बाद मैंने उसको वीडियो में देखा ही नहीं फिर दोबारा। मैंने कहा अब नहीं देखना। वो ऐसे हाँ मुंह किया हुआ था यार, यार, उसकी आंखें मतलब ऐसे कभी थी, मैंने कहा भाई ये तो बड़े डेंजर आदमी है। पर्पसिव नहीं होना चाहिए। कभी कभार तो आई कांटेक्ट हो भी जाता है, बट पर्पसिव नहीं होना चाहिए कि तुम बस उसे ही घोरे जा रहे हो। अरे ठीक है। वो और जीटीओ में मुझे ऐसा लगता है कि यार भूल जाओ जीटीओ देख भी रहा है या नहीं, अपना टास्क ईमानदारी से परफॉर्म करो। ऐसा नहीं एग्जैक्टली। कि भूल जाओ जीटीओ देख भी रहा है या नहीं, और उठा के फट्टा उठा के सीधा आगे फेंक दिया। अपना टास्क ईमानदारी से करो। जीटीओ में ना, मैंने जो चीज सीखी वो ये सीखी यार, ग्रुप गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल जीटीओ में। जहां हम इंडिविजुअल बिहेवियर दिखाने लग जाते हैं, वहां पंगा क्रिएट होता ही होता है। अगर तूने अच्छा आइडिया दिया है पीजीटी में, तो मैं तुझे अप्रिशिएट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइज कर दूंगा तेरा आइडिया को। मान ले तूने फट्टा पहले लगा दिया, बल्ली बाद में लगा गया, तो मैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि बल्ली पहले स्टेबल है, फट्टा बाद में स्टेबल है, तो मैं बोल दूंगा यार फट्टा बाद में लगा सकते हैं, बल्ली पहले लगा सकते हैं। सामने वाला भी एग्री कर जाएगा, क्योंकि मेन आइडिया उसका है। तो इम्प्रोवाइज भी तो कर सकते हैं हम आइडिया को, हाँ जरूरी नहीं है मेन आइडिया हमेशा हमेशा हमारा ही हो। थोड़ा बहुत आइडिया में इम्प्रोवाइजेशन लगा करके भी बढ़िया हो सकता है। अब एग्जैक्टली। वो एक वो है, वन टाइम मूवेबल ड्रम आता है ना, ओटीएमडी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मेरा जो दोस्त है भानु, उसके एसएसबी में हुआ ये, जालंधर में, उसको ओटीएमडी दिया हुआ था पूरे ग्रुप को। अब ग्रुप ने आइडिया वाइडिया लगा दिया, लेकिन ओटीएमडी का यूज नहीं हो रहा था। हम्म और बीच में वो ना, वो जो उन्होंने ब्रिज वगैरह बनाया है, वो थोड़ा सा बीच में झूल सा रहा था, तो उतना स्टेबल नहीं था। हम्म तो उसने क्या किया, उसने बताया कि यार, उसने पहले तो सीधे बोला ही यही कि यार तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट द केस इज, इसकी जगह पर जो हम यहाँ पर रस्सी लगा रहे हैं या बल्ली लगा रहे हैं, उसकी जगह पर ये ओटीएमडी लगा देते हैं। और ओटीएमडी लगाने से क्या हुआ, तुम यहाँ से यहाँ चले जाओगे, यहाँ से यहाँ चले जाओगे, ऐसे। तो दूसरे वाले बंदे को अप्रिशिएट करके उसके आइडिया में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट शोज हम्म ऑल योर क्वालिटीज, क्योंकि तुम्हारे माइंड में काम तो कर ही रहा है, आइडियाज तो आ ही रहे हैं, इसका मतलब, एग्जैक्टली। है ना। और एक और जो चीज मैंने सीखी वो ये थी कि जिस भी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, उस डायरेक्शन का जो पहला व्हाइट पोर्शन है, उस पर मैं फट्टा रख देता था। अच्छा। जैसे ही अब थोड़ा सा माइंड में विजुअलाइज करेगा, तो ये दिखेगा कि अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन में जो पहला व्हाइट पोर्शन है, उसके ऊपर मैंने फट्टा रखा। अब मुझे दो ही चीजें देखनी है कि पीछे बैलेंस कैसे करूं, ऊपर रस्सी बांधूं या फिर बल्ली फंसा दूं, या क्या करूं कि इसको पीछे से ऊपर उठने से रोक दूं। यह चीज तो देखनी है। तो जैसे ही मैंने फट्टा रखा, तो मेरे माइंड का सिर्फ पार्ट किसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर, कि इसको कैसे रोकना है। हम्म तो ये एक आइडिया मैं हमेशा अपने माइंड में कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा होता था। एग्जैक्टली। हाँ वैसे ये होता भी है कि ये रख दिया तो फिर इस पे तो हमें चढ़ना है, पैर रखना है, तो इसको पीछे से सपोर्ट चाहिए ऐसे, लाइक दिस। हाँ, पट्टा तो ऐसे आना ही आना है। वही। हाँ, ओके, पीजीटी एचजीटी के तो लिए तो ये ये है। बाकी। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ, अब लेक्चरेट का अगर बताऊं, तो लेक्चरेट की ना यार, मैंने एक डायरी बनाई हुई थी जिसका नाम था लेक्चरेट डायरी। हाँ उसमें क्या था कि हर टॉपिक के ऊपर मैंने लिखी हुई थी चीजें। लेक्चरेट में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट सिनेरियो भी बताना है। हाँ जब एग्जैक्टली। हम करंट सिनेरियो बता रहे होते हैं ना, तो जीटी ऐसे करके सुनता है, अच्छा, अरे बढ़िया, अरे बहुत अच्छे। तो जब हम करंट सिनेरियो बता रहे हैं, तो उससे ये पता चलता है कि यार हमारा करंट अफेयर्स वाला जो और नॉलेज वाला जो पार्ट है, वो कहीं कम नहीं है, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जो मेरे पास आइडियाज आ रहे हैं, जो मेरे माइंड में करंट अफेयर्स वगैरह मैंने पढ़े हुए हैं पेपर वेपर के लिए, उनको मैं यूज कर लेता था। ठीक है। और दूसरा, लेक्चरेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ना हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े वीक भी होते हैं। तो जो वीक टॉपिक है उसके ऊपर लेक्चरेट नहीं बोलूंगा, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके ऊपर लेक्चरर हमेशा बोलूंगा। तो जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, तो मैं क्या करता था कि किसी भी टॉपिक को लूंगा तो उसमें इकोनॉमिक्स जरूर डालूंगा, क्योंकि वो जो 1 मिनट में बोलूंगा ना,
रिलेटेड टू द एडवांटेजेस और हम्म। डिसएडवांटेजेस, वहां पर मैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर डिस्कस कर पाऊंगा। अब जैसे मान ले मैंने कोई टॉपिक उठा लिया कि जो है, इंडियन जैसे इकोनॉमी या एनआरआई इंडियन। उठा लिया, एनआरआई उठा लिया। हम्म। अब अगर मैंने एनआरआई उठा लिया है, तो यहाँ पर मैं जब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताऊंगा ना, तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी अपनी ही डालूंगा, जैसे फॉरेन एक्सचेंज डाल दिया। ठीक है, अब हम्म। एनआरआई जो है रेमिटेंसेस भेजते हैं, हम्म। उनसे बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। हम्म। एनआरआई इन्वेस्ट करेंगे, उनसे इम्पैक्ट डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 30-40 सेकंड में अपना चीज डाली जो मुझे एकदम अच्छे से आती है, तो वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्टली। बेशक थोड़ी बहुत चीजें कम रह जाती है, बट वहां पर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा जाएगा। तो लेक्चरेट वॉज वेरी गुड, मतलब लेक्चरेट मेरा हमेशा ऐसा ही जाता था कि ठीक है बढ़िया जा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वाला सीन नहीं होता था। और लेक्चरेट के बाद आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए क्या है यार, कि एयरफोर्स में ना बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल हाँ, ऑब्स्टिकल होते हैं। एयरफोर्स के तो टफ है। वहां पर, हाँ, तो एयरफोर्स के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल थोड़े टफ है। ठीक है, एयरफोर्स में वो रोप चढ़ने वाला मेरे से कभी नहीं हुआ, और टायर चढ़ने वाला कभी नहीं हुआ, ये दोनों ऑब्स्टिकल छूटते थे। देहरादून वाले में मैं बाकी 8 करके आया, मंकी क्रॉल वगैरह वगैरह। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ये है कि भाई वही, कि स्पीड रखो दौड़ते रहो वाला सीन होता है। ठीक है, और आर्मी वाले में पूरे 10 हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी के थोड़ा ठीक होते हैं। इजी हो गया। और रहा बात अब कमांड टास्क का। कमांड टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि कमांड टास्क ना बनाना बिगाड़ना सब कमांड टास्क नहीं है। तो कमांड टास्क में दो तीन चीजें, एक तो पीजीटी एचजीटी के आइडियाज लगेंगे, दैट इज गुड। एक होती है ब्रीफिंग वाला पार्ट। तो जब मैं कर्नल एमपी सर से मैंने सीखा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बुलंदी आवाज में चाहिए ना, वो बुलंदी बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अगर तुम अपने सामने के सबॉर्डिनेट को ब्रीफ नहीं कर पा रहे सही से, तो तुम बताओगे क्या? तो हम जब मैं उसे ब्रीफ कर रहा था, तो मैंने सीधे सीधे बोला कि हेलो। तो ऐसे करके जब हेलो बोल रहे हो या फिर गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, तो तुम उसे ना ग्रीटी इस तरीके से करो कि वो बुलंदी नजर आए, तुम्हारे अंदर वो फ्लुएंसी नजर आए कि दिस इज माय कमांड टास्क, दिस इज द स्टार्ट लाइन, दैट इज द फिनिश लाइन, एंड यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। या फिर अगर मुझे सर्कुलर मिला है, तो सीधे बोलो कि ओके फ्रेंड, सो दिस इज माय टास्क दैट इज गिवन टू मी, तो दिस कंप्लीट सर्कल इज माय स्टार्ट लाइन एज वेल एज फिनिश लाइन। कहीं से भी हाँ। स्टार्ट कर सकता हूँ, कहीं से फिनिश कर सकता हूँ। आई हैव द स्ट्रक्चर दिस दिस एंड दिस, सो लेट्स स्टार्ट। तो रूल्स आर सेम एज पीजीटी एचजीटी, ऐसे करके बताओ उसे कि क्या है एक्चुअल में कमांड टास्क में, तुम्हें करना क्या है। ये ब्रीफिंग वाला पार्ट है। हम्म। दूसरा पार्ट अंदर आइडियाज लगाने वाला। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे 17 एसएसबी में जो जीटीओ थे उन्होंने बताया था कि यार, जब हमारा कमांड टास्क चल रहा था तभी बताया था ये, कि मेरे से पहले ना एक बंदा गया था, तो थोड़ा बहुत उसके आइडियाज नहीं आ रहे थे, तो तब सर ने बोला था कि भाई एक चीज मुझे बताओ ढंग से, कि एक्चुअल में जब मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है, वो स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है, वो स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है, तो भाई साहब इतनी जल्दी नहीं बताने की, आते ही फट्टा बल्ली लगाई और सीधे ब्रिज बना दिया। आराम से ध्यान से देखो कि एक्चुअल में किस स्ट्रक्चर का यूज कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा लेट लगाएंगे तो जीटीओ को लगेगा इसे कुछ नहीं आता है, ये लल्लू है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं हर स्ट्रक्चर के नीचे हाथ लगा के, ऊपर बजा करके, नीचे से देख करके, ऊपर से देख करके देख रहा हूँ ना, तो मेरा बहुत सारी ओएलक्यूज नजर आ रही है हम्म। जीटीओ को। मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड नजर आ रहा है कि मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, और उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर का सॉल्यूशन बन जाएगा बहुत जल्दी, मुझे पता है। लेकिन होता क्या है कि हम ना जब जल्दीबाजी दिखा रहे होते हैं ना, तो हम एक ही सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। और फिर जब जीटीओ बोलता है ना कि ओके ये रूल ब्रोकन हो गया, अब बताओ एनी अदर सॉल्यूशन, फिर हम दाढ़ी खुजाने लगते हैं कि आप क्या करें। तो ये चीज उन्होंने समझाई थी उस टाइम पर, कि भाई बहुत आराम से देखा करो, मतलब कमांड टास्क होने के बाद उन्होंने ये समझाया कि भाई चीजों को ना आराम से देखो, चीजों को ये हम्म। देखो कि कौन से स्ट्रक्चर का यूज कैसे हो सकता है। अगर होल दे रखा है, तो उसमें बल्ली फिट होगी या नहीं होगी, क्या फिट होगा, रोप को अगर हम नीचे से होल से बांध दे तो क्या हो सकता है। तो इस तरीके से कमांड टास्क को ऑब्जर्व करना था खूब ज्यादा। तीसरा ओके। इज सेल्फ कंट्रोल। जीटीओ साहब ना पुश करेंगे बहुत ज्यादा, प्रेशर देंगे, क्या 2 सेकेंड्स लेफ्ट, 1 सेकेंड लेफ्ट। तो ऐसे नहीं कि हड़बड़ी मचा देंगे उस टाइम पर। ये ध्यान रखना है कि भाई जो मेरा काम कर रहा हूं मैं, वो बढ़िया होना चाहिए, दैट्स इट। चौथा था, जब हम कमांडर होते हैं, तो अगर मैंने कोई ब्रिज बनाया है, तो मेरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ब्रिज के ऊपर खुद चढ़ के आगे काम करूं। ऐसे नहीं हम्म। कि मैंने ब्रिज बनाया और मैंने चढ़ा दिया किसी और चेस्ट नंबर को। अरे, अब एक तो रेस्क्यू ब्रिज मैंने बनाया है, और मैं अपने जवान की जो है जान खतरे में डाल दी, तो ये थोड़ी, ये नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, ठीक ठीक।
तो ये एक था। बाकी तो कमांड टास्क में ठीक ही होता है भाई। वो तो रिजल्ट ही होता है पहले 8 टास्क का। हाँ हाँ वही कमांड टास्क में। और जीटीओ का ना जो मुझे सर ने बताया था वो ये था कि यार जीटीओ ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हें रैंक करता जाता है। तो जीटीओ के सारे टास्क में मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस बढ़िया बढ़िया चलनी चाहिए, मतलब ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस चलनी ही चाहिए। कोई एक टास्क ऐसा नहीं कि तुमने पूरा ही डुबा दिया। हम्म, तो बिल्कुल। ये है। हाँ, रैंक का तो मैंने भी सुना है कि ऐसे रैंक करते जाते हैं जीडीओस। हाँ ओके, इसके अलावा जीडीओ में कुछ और ऐड अप करना चाहेंगे लास्ट में आप? जीटीओ में बाकी ऐड ऑन करने का तो ये है कि यार जो ऑनलाइन ग्रुप्स वगैरह है उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स काफी सारे पड़े हुए हैं, वहां से प्रैक्टिस की जा सकती है। और स्ट्रक्चर से सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड। जीडी वगैरह के लिए ना लोग क्या करते हैं कि पहले से ना वो गुट बन जाता है कि भाई मैं तुझे बोलने दूंगा तू मुझे बोलने देना। तो ये रूम में डिसाइड हो जाता है। हम्म। मुझे ऐसा लगा कि इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे असेसमेंट के ऊपर। वाराणसी में हमने ये किया भाई, सारा ग्रुप वॉश आउट हुआ हमारा। हाँ, ये तो फिर रियल वो भी क्योंकि बाहर नहीं आ पाएगा ना उसमें, अगर हम पहले ही कर देंगे तो तो रियलिटी रियल भी। कैरेक्टर बाहर नहीं आ पाता। हाँ, रियल तो ये करेक्टर नहीं आ एक पाएगा। रिक्वेस्ट लगती है मुझे कि सबसे कि भाई ये इससे कोई फायदा नहीं होता यार। कि तुम एग्जैक्टली। ना अगर तुम ये सोचोगे कि मैं भी तुझे बोलने दूंगा तू भी मुझे बोलने देना, तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पर तुम रियल दिखा ही नहीं पाओगे। ठीक आ है। ही नहीं पाएगा वो। हम्म। एग्जैक्टली। और एक चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज डेस्परेशन। जीटीओ में डेस्परेशन बहुत ज्यादा दिखती है कि बस मुझे तो रिकमेंड ही होना है। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि जहां जहां पर डेस्परेशन दिखती है वहां वहां पर परफॉर्मेंस गिरता है। एग्जैक्टली। जितना ज्यादा माइंड को जितना ज्यादा उल्लू बनाते जाओगे ना, अरे ठीक है रिकमेंड होंगे नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा माइंड को उल्लू बनाओ। अंदर से एकदम चाहत होनी चाहिए कि भाई चाहिए तो प्लस ही। लेकिन माइंड को उल्लू बना सकते हैं कि अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बस हर टास्क से पहले माइंड में वो चीजें याद कर लो जो तुम्हें उस टास्क में नहीं करनी। और अपने आप को ये चीज दिखा लो कि बस ये टास्क बहुत अच्छे से करना है, एक टास्क खत्म। फिर ओके अच्छा ये टास्क अच्छा पीजीटी है यार, इसमें ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना, बस इस टास्क को अच्छे से करना है, ऐसे। ओके, और लास्ट में स्क्रीनिंग पार्ट रह गया है थोड़ा यार, स्क्रीनिंग के लिए कुछ आप बताना चाहें तो, क्योंकि 7 स्क्रीनिंग के स्क्रीनिंग बाद। का तो स्क्रीनिंग का तो यार 7 बार स्क्रीन आउट होकर के ना मैंने ये सब सीखा कि पहली चीज तो भाई स्क्रीनिंग प्रोसेस में प्री कंसीव्ड स्टोरी नहीं बनानी। या एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की थीम पर नहीं जाना भाई। मैं इलाहाबाद गया ऐसा एसएसबी सीडीएस की देने, और सबने वहां पर गन और जो है राइफल वगैरह परसीव करी है, मैंने परसीव किया हल। और मैं स्टोरी बना रहा हूँ एग्रीकल्चर के ऊपर, बाकी सब स्टोरी बना रहे हैं इन्फेंट्री और इंसर्जेंसी के ऊपर। तो इस तरीके से ये एक ब्लंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा स्क्रीनिंग प्रोसेस में कि भाई जो एक्शन आ रहे हैं ना इम्प्रॉम्प्टू आ रहे हैं। ये मेरा जो दोस्त है भानु भाई, वो मुझे लगता था ना वो स्क्रीनिंग एक्सपर्ट था। तो भाई उसने जो चीजें समझाई वो ये समझाया कि 30 सेकंड का जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत है। उस 30 सेकंड में हमें ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करना है, ताकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना पिक्चर में दिख रही है कि अगर पिक्चर में बैकग्राउंड दिख रहा है तो वो चीजें ना जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर काउंटर मारने में बड़ा हेल्प करती है हाँ, कि इट बिल्कुल। वॉज वेरी हाँ इट वॉज वेरी ऑबिडेंट फ्रॉम द पिक्चर कि वहां पर ये चीज थी। इट वॉज वेरी ऑबिडेंट फ्रॉम द पिक्चर कि वहां पर माला थी, वहां पर फूल थे, ऐसे करके। तो ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा। और तीसरा पॉइंट जीडी का। यार जीडी में ना अगेन ग्रुप गोल बहुत जरूरी है। एक दो पॉइंट अपने दे दो, एक बढ़िया सी स्टोरी है, मतलब बढ़िया सा किस्सा है वो एएफएसबी देहरादून का। तो वहां पर क्या था कि जब मैं अपना देहरादून वाला अटेम्प्ट दे रहा था ना, तो वहां पर पिक्चर दिखाई थी कि एक बंदा दौड़ रहा था, पीछे जंगल था। तो आधे ग्रुप ने ना क्लीननेस बनाई और आधे ग्रुप ने रनिंग बनाई थी। आधे ग्रुप ठीक ने है। क्या बनाई? अब मैंने भी रनिंग रनिंग और आधे ग्रुप ने क्लीननेस बनाई थी। अब मैंने भी क्लीननेस ही बनाई थी। बट अब मुझे दिखा कि यार आधा ग्रुप रनिंग की तरफ जा रहा है, आधा ग्रुप क्लीननेस की तरफ जा रहा है, ग्रुप को एक साथ लाना पाना मुश्किल है। तो मैंने छूटते ही मेरे माइंड में याद आया कि यार प्लॉगिंग ड्राइव। अब प्लॉगिंग क्या होता है जिसमें हम लोग रनिंग करते करते कूड़ा उठाते हैं। तो रनिंग भी हो गई क्लीननेस भी हो गया। तो मैंने पहले समझाया, मैंने कहा ओके ओके फ्रेंड्स वी कैन डू व्हाट वी कैन डू प्लॉगिंग ड्राइव इन विच वी विल रन आल्सो वी विल पिक अप द वेस्ट। अब यहाँ से क्या हुआ, जो रन आल्सो बोला तो सारे रनिंग वालों के कान खड़े हो गए। पिक अप द वेस्ट बोला तो क्लीननेस वालों के कान खड़े हो गए। हाँ, और दोनों की चीज बन गई और ये स्टोरी बन गई। अच्छा। अब ये प्लॉगिंग वगैरह की चीजें आती कहाँ से है, ये था कि यार ये मैं ना एनजीओ वगैरह में था।
ठीक है। HCL फाउंडेशन वगैरह क्लीनर्स ड्राइव कराती रहती है, इनके काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए थे। म्यूट हो गया आपका म्यूट। ठीक है, अब रिपीट कर दो सेंटेंस। हाँ हाँ, तो अपनी जो काइंडमीन्स है वो भी जो है काफी सारे इवेंट्स कराती है, तो उनके भी। तो मैंने जो कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए या फिर अटेंड करे ना, उनमें मैंने ये सारी सीखा कि प्लॉगिंग ड्राइव क्या होता है, क्लीननेस रनिंग में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें हैं कि ये सब मार्केट डोमेन में पड़ी रहती हैं, कहीं भी देख करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन मैं कहना चाह रहा था वो था प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर एक ग्रुप कहीं और जा रहा है, एक ग्रुप कहीं और जा रहा है, तो कैसे उसको यूज करना है जोड़ने के लिए। ठीक है। तीसरा जो मेरा ब्लंडर था वो ये था कि कभी भी घूंघट नहीं उठा देना अपना, कि मैं मुझे सब आता है, मैं करूंगा नरेशन, मैं करूंगा वो ग्रुप नरेशन वाला पार्ट। हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने अच्छा बोला होगा तो अड़ोस पड़ोस वाले पक्का उठा देंगे। बिल्कुल। अगर अच्छा नहीं बोला है तो फिर क्यों जबरदस्ती जो है जा करके चौड़ा हो जाना है कि अरे मैं एग्जैक्टली। और मैं करूंगा तो। है ना, तो ये था। ओके, तो इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू मिस्टर दीपक। और आपको बताऊं, दीपक दा की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी ज्यादा 30-40 सेकंड से ज्यादा इनकी कोई सी भी कॉन्फ्रेंस नहीं चली। इट मींस ही इज योर शॉट फ्रॉम ऑल द थ्री एस, है ना दीपक दा? हाँ ये है। बाकी यार IMA वाली SSB में थोड़ा कॉन्फ्रेंस लंबी चली। लंबी इन द सेंस कि मुझे पता था वो मेरा स्ट्रेस चेक करेंगे। क्योंकि ना IMA वाली SSB में क्या था कि मेरा जो साइक वाला पार्ट था उसमें मैंने ना WTs मिस किए। ठीक है, कहीं कहीं पर कटिंग हुई है, तो वहां पर मुझे दिखा कि टाइम प्रेशर में मैं खेल रहा हूँ। तो हम्म। जहां पर मैं टाइम प्रेशर में खेल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अंडर स्ट्रेस हूँ। तो हम्म। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने पक्का वही चेक किया होगा, तो वो मेरे ऊपर काफी प्रेशर डाल रहे थे कि अच्छा ये नहीं हुआ तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ये नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ऐसे करके सिचुएशन आई थी। अच्छा। और वो भी 2-3 मिनट से कम में खत्म हो गई थी। ओके, इट मींस मिनिमल डाउट टू साइड। हाँ बाकी, हाँ बाकी एफोस वाला तो बहुत अच्छा होता है यार। एफोस वाले में तो मैं जस्ट ऐसे ही बैठा था तो टिंग बज गया। मैं अंदर घुसा, उन्होंने पूछा हाउ वाज द फूड, मैंने कहा गुड सर। कहते हाउ वाज द स्टे, मैंने कहा गुड सर। कह रहे एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, मैंने कहा नो सर। बस उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, मैं वापस आ गया। और इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी भगा दिया, मुझे ऐसा लगा चलो अब टिकट बुक करने का टाइम आ गया वापस। अच्छा, इन सीरीज का क्वेश्चन भी यही चलता है, गुड गुड नो। गुड गुड नो, बस यही चलता है। वो गुड गुड नो ही रटा हुआ था। सर सबको गुड गुड। वो सबका आंसर वही है। हाँ हाउ वाज योर स्टे? तो गुड। बस ये। हाउ यू एंजॉय? योर गुड। ओके, एनी सजेशन? नो सर। ओके, गुड। Okay, Deepika, I wish all the best to you and for your training at the academy, and I'm sure you will do great things there as well. चलो आप 7 तारीख की अरे जो थैंक यू भाई। अब तो ऑल द बेस्ट टू यू यार, बढ़िया से आओ फटाफट। लेट्स ठीक है, गिव इट अ इंतजार रहेगा चांस। तुम्हारा। लेट्स हाँ लेट्स गिव इट वन मोर चांस। इस हाँ बार हाँ हाँ हाँ। डेट्स भी बहुत जल्दी दे दी यार, एकदम सी नहीं दे दी। थोड़ी अगर सितंबर में एक्सेप्ट कर रहे थे अपन तो। थोड़ा इस बार जल्दी डेट्स दे दिए। ठीक है, बट कोई। म्यूट हो गया। और जो 2-3 चीजें, एक तो डेस्परेट नहीं होना भाई। हम्म। डेस्परेशन ना खा जाती है यार मेरे को, मेरे बहुत अटेम्प्ट में खाई है डेस्परेशन ने मेरे को। मेरा स्क्रीन आउट में भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डेस्परेशन थी। ठीक है, तो वहां पर भी मेरे को डेस्परेशन ने काफी खाया। ठीक है, दूसरा यार कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी की तो बहुत जरूरत लगती है कि हम जो भी कर रहे हैं डेली कर रहे हैं, जो हम आजकल कर रहे हैं तू भी कर ही रहा है रोज रोज। तो बढ़िया रहता है। तो अरे हो जाएगा, बढ़िया है। ओके, लेट्स सी। तो ओके, जो थैंक यू स्टेटस फॉर लगा कमिंग रखा है, एंड हाँ, बोलो, आप कुछ बोल रहे मैं कहा जो तूने अपना स्टेटस लगा रखा है ना, रिकमेंडेशन इज श्योर, जल्दी नहीं आएगा बट आएगा जरूर। हो। तो वो सेम है भाई, रिकमेंडेशन इज श्योर, जल्दी नहीं आएगा बट आएगा जरूर, बस नॉट वही है इमीडिएटली बट कंसिस्टेंसी। डेफिनेटली। हाँ जी बिल्कुल। ओके। ओके, थैंक यू दीपक यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स वेरी मच। सो मच भाई, थैंक यू सो मच ऑल यार। द बेस्ट। ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। बाय बाय।